नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार में छोटे सरकार नाम से मशहूर अनंत सिंह अब जेल से बाहर है। बीते लंबे समय से अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड मामले में जेल में बंद थे, लेकिन अब उन्हें कोर्ट से राहत मिली और आज जब वो जेल से बाहर आए तो समर्थकों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे उन्हें कोर्ट से राहत मिली? कोर्ट रूम के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आज अनंत सिंह जेल से बाहर है? पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए। रिहाई के बाद उन्होंने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव साफ दिखा। उन्हें पटना के दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत मिली है, लेकिन केस अभी भी जारी है। अदालत में बचाव पक्ष ने दलील दी कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि मौत गोली से नहीं बल्कि भारी वस्तु से लगी चोट के कारण हुई है। वहीं एफआईआर और गवाहों के बयानों में भी कई विरोधाभास सामने आए हैं। इन्हीं कमजोर साक्ष्यों के आधार पर पटना हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अब सवाल उठ रहा है कि जांच में खामियां थी या सच्चाई कुछ और है। फिलहाल अंतिम फैसला आना बाकी है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने ना सिर्फ सियासी गलियारों में हलचल मचा दी, बल्कि कानून और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं और रिहाई के बाद जिस अंदाज में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया, उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। रिहाई के बाद अनंत सिंह सीधे पटना स्थित अपने विधायक आवास पहुंचे, जहां सैकड़ों की संख्या में समर्थक पहले से वहां पर मौजूद थे। गाड़ियों का लंबा काफिला, नारेबाजी और शक्ति प्रदर्शन का वो दृश्य साफ तौर पर यह दिखा रहा था कि राजनीतिक रूप से अनंत सिंह अभी भी कितने ज्यादा प्रभावशाली है। अब उनका मोकामा जाने का कार्यक्रम भी तय है, जहां एक बार फिर से उनका जनाधार देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू सिर्फ उनकी रिहाई नहीं, बल्कि वो केस है जिसमें उन्हें राहत मिली है। दुलारचंद यादव हत्याकांड, एक ऐसा मामला जिसने चुनावी माहौल में बिहार की राजनीति को हिला करके रख दिया था। इस केस में अनंत सिंह को 15-15 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है, लेकिन यह जमानत कई शर्तों के साथ दी गई है। और सबसे अहम बात यह है कि केस अभी खत्म नहीं हुआ, अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ अदालत में कि जिस केस में इतने गंभीर आरोप लगे थे, उसमें अनंत सिंह को राहत मिल गई? क्या जांच में कोई कमी रह गई थी या फिर साक्ष्य इतने कमजोर थे कि अदालत को जमानत देनी पड़ी? पटना हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो बचाव पक्ष ने ऐसे कई तर्क दिए जिन्होंने पूरे केस की दिशा ही बदल करके रख दी। अनंत सिंह के वकील ने साफ तौर पर कहा कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है और अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जो सीधे तौर पर उनकी संलिप्तता को साबित करता हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें भी कोई ऐसा ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अनंत सिंह ने ही हत्या की है। बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी कहा कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वो खुद ही कई जगहों पर कमजोर नजर आते हैं। एफआईआर के मुताबिक आरोप यह था कि अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव के पैर की एड़ी पर गोली चलाई थी, लेकिन बचाव पक्ष ने सवाल उठाया कि अगर गोली चलाई गई थी तो क्या वो जानलेवा इरादे से चलाई गई थी? गोली शरीर के किसी भी अहम हिस्से पर नहीं लगी, बार बार फायरिंग नहीं हुई, तो फिर हत्या का इरादा कैसे साबित किया जा सकता है? यहीं से इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने पूरी कहानी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। बचाव पक्ष ने अदालत में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि मौत का कारण गोली नहीं है, बल्कि हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस से लगी गंभीर चोट है, यानी किसी भारी चीज से लगी चोट। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के शरीर में ऐसी चोटें थी जो किसी भारी और कठोर वस्तु से लगने के कारण हुई थी और इन चोटों की वजह से शरीर के अंदरूनी अंग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे।
फेफड़े और दिल तक कुचले गए थे, जिससे हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ और यही मौत की असली वजह बना। अब यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर मौत गोली से नहीं हुई तो फिर गोली चलाने का आरोप कितना मजबूत है, और अगर मौत किसी और वजह से हुई तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है। बचाव पक्ष ने यही तर्क दिया कि इस तरह की गंभीर चोटें सह आरोपियों द्वारा की गई बताई गई है, ना कि अनंत सिंह द्वारा। यानी एफआईआर में जो कहानी बताई गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उनमें साफ विरोधाभास है। यही नहीं, केस डायरी और गवाहों के बयान भी इस मामले को और उलझा देते हैं। केस डायरी के एक अहम पैराग्राफ के हवाला देते हुए बचाव पक्ष ने बताया कि सूचक के पिता ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें फोन पर यह सूचना मिली कि उनके बेटे की मौत हो गई है। अब सोचिए, जिस केस में हत्या का आरोप लगाया जा रहा है उसमें शुरुआती बयान में किसी आरोपी का नाम ही नहीं है, तो यह जांच पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। गवाहों के बयान भी एक जैसे नहीं है। किसी ने कहा कि मारपीट हुई थी, किसी ने कहा कि फायरिंग हुई, लेकिन किसी ने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि गोली किसने चलाई। यानी पूरे केस में प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी साफ तौर पर नजर आती है। एफआईआर में जो कहानी सामने आती है वो भी काफी नाटकीय है। 30 अक्टूबर 2025 पटना का बसावनचक इलाका, एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान अचानक तनाव बढ़ता है, दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं, बहस होती है और फिर मामला मारपीट तक पहुंच जाता है। इसी दौरान फायरिंग की आवाजें आती है, भगदड़ मच जाती है और दुलार चंद यादव गिर जाते हैं। इसके बाद आरोप यह लगाया जाता है कि अनंत सिंह के काफिले की गाड़ियां उनके ऊपर से गुजर गई, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। अब यही कहानी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से टकराती है तो कई सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। क्या वाकई गोली लगी थी? अगर लगी थी तो क्या वही मौत की वजह बनी, या फिर गाड़ियों से कुचलने की घटना ज्यादा अहम थी? जांच एजेंसियों के मौके से जुटाए हुए साक्ष्य ने बताया है कि टूटे हुए कांच, मिट्टी के नमूने, लेकिन क्या ये सबूत इतने मजबूत थे कि किसी को दोषी ठहराया जा सके? यही सवाल अब अदालत के सामने भी है और जनता के सामने भी। बचाव पक्ष का साफ कहना है कि जांच में कई खामियां हैं, तथ्यों का सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया गया और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिए गए। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष का कहना है कि गवाहों और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और आरोपियों को राहत नहीं मिलनी चाहिए थी। यानी एक तरफ कानून की बारीकियां है और दूसरी तरफ न्याय की उम्मीद, और इन दोनों के बीच यह केस बुरी तरीके से फंसा हुआ नजर आता है। फिलहाल अनंत सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अदालत में केस चल रहा है, गवाह पेश होंगे, साक्ष्यों पर बहस होगी और अंत में जो फैसला आएगा वही तय करेगा कि दुलार चंद यादव की मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साफ कर दी है कि हमारी जांच प्रणाली पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब ऐसे हाई प्रोफाइल केस में विरोधाभास सामने आते हैं तो यह चिंता और भी गहरी हो जाती है। क्या जांच एजेंसियां पूरी निष्पक्षता से काम कर रही हैं? क्या राजनीतिक दबाव कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीड़ित को सही मायनों में न्याय मिल पाएगा? बिहार की राजनीति में इस केस का असर आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि सियासत, कानून और सिस्टम की विश्वसनीयता पर दांव पर सवाल बार बार खड़े होते हैं और सवाल लगे हुए हैं। अब इस केस में और भी कई तरीके के एंगल हो सकते हैं। क्या हकीकत में अनंत सिंह को फंसाने की कोशिश दुलार चंद यादव, उनके समर्थक और उनके परिवार के द्वारा की जा रही है? क्योंकि दोनों के दोनों ही अपने अपने समय में बिहार के अंदर एक बड़े आरोपी और गैंगस्टर्स के रूप में देखे जाते रहे हैं। दोनों के ऊपर बाहुबल का प्रयोग करने का आरोप लगता रहा है। तो क्या यह कोई पुरानी दुश्मनी को निकालने का आसान तरीका माना जाए, या फिर हकीकत में दुलार चंद यादव पीड़ित है? ये सारे सवाल बार बार ही उठेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस प्रकार की घटना पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी कई प्रकार की घटनाएं देखी गई है जब एक राजनीतिक गुट मिलकर के दूसरे राजनीतिक गुट पर हमला करता है और दोनों में से किसी एक को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। तो क्या इसी प्रकार का कुछ मामला इस बार भी हुआ था, या फिर इस बार जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच्चाई सामने आई है कि हकीकत में तो गोली चली ही नहीं थी, लेकिन आरोप जो पीड़ित परिवार की तरफ से लगाए गए कि अनंत सिंह द्वारा दुलार चंद यादव के ऊपर गोली चलाई जाती है, क्या यह हकीकत है, या फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गोली जैसी तो कोई चीज चली नहीं है, केवल भारी चीजों से उनके ऊपर हमला हुआ है,
यह भी अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन इन सबके बीच एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार दुलारचंद यादव को हकीकत में किसने मारा? अगर अनंत सिंह नहीं तो हकीकत में आरोपी कौन है? हकीकत में वो व्यक्ति कौन है जिसने दुलारचंद यादव की हत्या की? क्योंकि कानून के नजरिए में अनंत सिंह आरोपी नहीं हो सकते हैं, या फिर ये मामला और लंबा खिंच सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल तो यह भी उठता है ना कि आखिरकार कैसे दुलारचंद यादव को न्याय मिलेगा, उनके हत्यारों को पकड़ा जाएगा कि नहीं? जो भी हत्यारा होगा उसे उचित कार्रवाई के तहत जेल में डाला जाएगा या फिर क्या सजा सुनाई जाएगी, ये आने वाले तारीखों में देखा जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।